तो दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि हम चर्चा कर रहे हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। उसका ये दूसरा पार्ट है, इसमें हम बात करेंगे कि और बाकी जो बचे हुए फीचर्स हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से जल्दी। देखो जल्दी मैं इसलिए इसमें कर रहा हूँ क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा इंडेप्थ में पढ़ने का कोई मतलब है नहीं। ऑलरेडी बहुत सारे इसमें जो फीचर्स हैं वो इन डिटेल आगे पढ़ेंगे। दूसरी चीज़, इससे बहुत ज़्यादा डायरेक्टली क्वेश्चन आते भी नहीं है। एट मैक्स यू कैन यूज 2-3 पॉइंट्स इन द मेंस एग्जामिनेशन, दैट्स ऑल। तो इट इज़ नॉट अ यूजफुल पॉइंट कि आप इसमें बहुत ज़्यादा लंबा समय मतलब कि वेस्ट करें। तो चलो शुरुआत करते हैं इमरजेंसी से। देखो इमरजेंसी प्रोविजंस एक अपने कॉन्स्टिट्यूशन की साइलेंट फीचर है। क्या है और कैसे है, देखो इसका अलग से चैप्टर पढ़ेंगे, बट यहाँ पर समझ लीजिए कि तीन तरीके की इमरजेंसी होती है: नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी होती है आर्टिकल नंबर 352 के अंतर्गत लगाई जाती है। इसमें क्या होता है कि एक्सटर्नल होती है एक, और एक होती है इंटरनल। ठीक है, एक्सटर्नल होती है मतलब कि मान लीजिए पाकिस्तान से कल को युद्ध हो गया, चाइना से कल को युद्ध हो गया, या फिर किसी और देश से युद्ध हो गया, या फिर कहीं पे एक्सटर्नल इंटरनल एग्रेशन होता है इंडियन ओशन में आकर के। मान लीजिए कोई देश साउथ की तरफ से यहाँ पर से कोई ओशन से आकर के कोई टेररिस्ट अटैक करता है, या फिर कोई और देश आकर के, मान लीजिए यूएसए कोई मान लीजिए, वो आकर के हम पे आक्रमण करने, पता नहीं ना, कभी सिचुएशन कभी भी बिगड़ सकती है, कभी भी रिलेशन खराब हो सकते हैं। एज ऑफ नाउ इट इज़ नॉट एज सच, बट इट माइट बी इन द फ्यूचर। सो उस कंडीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है, केंद्र सरकार के पास, स्टेट के पास नहीं होती, कि वो इमरजेंसी लगा सकती है, इमरजेंसी प्रोविजंस लगा सकती है किसी पर्टिकुलर स्टेट में, किसी पर्टिकुलर स्टेट के कुछ पार्ट में, पूरे देश में, जैसा उनको सही लगे, जिस लेवल का थ्रेट होगा उसके पास। ठीक है, दैट इज आर्टिकल नंबर 352 में एक्सटर्नल ग्राउंड पे इमरजेंसी लगाना। इंटरनल ग्राउंड पे कैसे लगती है? इंटरनल ग्राउंड पे एक ही तरीका है कि अगर देश में सशस्त्र विद्रोह हो रहा है, मतलब कि आर्म्ड रिवेलियन हो रहा है देश के अंदर कहीं पर भी, तब केंद्र सरकार के पास ये पावर होती कि वो प्रेसिडेंट को रिक्वेस्ट करेगी कि प्रेसिडेंट महोदय, ये लोग सशस्त्र विद्रोह कर रहे हैं, हथियार उठा लिए उन लोगों ने, वो लिख के देंगे प्रेसिडेंट को। ये प्रावधान भी डाला गया था कि लिख के देना पड़ेगा, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। यहाँ पर आइडिया लीजिए कि वो लिख करके देंगे प्रेसिडेंट को कि यहाँ पर इमरजेंसी लगा दी जाए, तब प्रेसिडेंट महोदय महोदया जो भी होगा उस टाइम पे वो इमरजेंसी लगाएंगे। दैट इज इंटरनल एस्पेक्ट ऑफ इमरजेंसी। फिर 356 में प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है, जिसको हम बोलते हैं कि राष्ट्रपति शासन, हिंदी में बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से स्टेट नहीं चल पाता कोई, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी उस स्टेट में फेल हो जाती है, तो उस कंडीशन में आइदर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर, उस स्टेट का जो गवर्नर होता है वो रिकमेंड करता है प्रेसिडेंट को, या फिर प्रेसिडेंट अपनी स्वेच्छा से, उसको समझ में आ गया कि नहीं नहीं, गवर्नर तो अभी सो रहा है, लेकिन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो चल नहीं पा रहा है स्टेट, तो उस ग्राउंड पे जो है वो प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति क्या करेगा, शासन उस स्टेट का अपने हाथ में ले लेगा। दैट इज प्रेसिडेंट रूल। इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे। उसके प्रेसिडेंट रूल बहुत सारे स्टेट्स में लगाया जा चुका है। रिसेंटली अभी मणिपुर में भी लगाया गया था, अभी तो वहाँ पर फिर से गवर्नमेंट को रिस्टोर किया गया है। बहुत बार लगाया जा चुका है ऑलमोस्ट स्टेट में, एक दो स्टेट हैं तेलंगाना वगैरह जहाँ पर अभी तक नहीं लगाया। नेशनल इमरजेंसी भी कई बार 65 के युद्ध में, 71 के युद्ध में अलग अलग टाइम पे लगाई जा चुकी है, उसको उसके चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी ऐसी है जो आज तक नहीं लगाएगी देश में। अब वो सरकारें नहीं लगाती क्योंकि उनके ऊपर फिर विपक्ष जो होगा वो हमेशा ताना मारेगा कि आपके समय में तो फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ख़राब हो गई थी कि आपने इमरजेंसी लगानी पड़ी थी, तो वो मतलब सरकारें नहीं लगाती ओवरऑल अपनी पब्लिक को ध्यान में रखते हुए। बेसिकली फाइनेंशियल इमरजेंसी ये होता है कि जब आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल सोवरेनिटी इंडिया की, फाइनेंशियल सिक्योरिटी थ्रेटेंड हो जाए किसी भी तरीके से, सरकार के पास फॉरेक्स रिजर्व्स बहुत कम बचे हों, सरकार के पास जीडीपी बहुत डाउनफॉल हो गई, एनीथिंग, इट इज़ नॉट डिफाइंड, एनीथिंग ऐसा कुछ हो जाए जिससे कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी इंडिया की थ्रेट में आ जाए, खतरे में आ जाए, तब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। और फिर उसके अलग अलग प्रोविजंस होते हैं, उनको हम आगे देखेंगे। तो ये इमरजेंसी प्रोविजंस, ये क्या है, एक साइलेंट फीचर है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज 3 टियर गवर्नमेंट। देखो 3 लेवल की सरकार होती है अपने देश में, मतलब कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, मतलब कि मोदी जी वाली, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर वाली, और फिर यहाँ पर चीफ मिनिस्टर वाली होती है, सीएम विजय वाली, मतलब कि चीफ मिनिस्टर्स होते हैं स्टेट्स में। और फिर लोकल बॉडीज़ होती हैं, अर्बन लोकल बॉडीज़, मतलब कि नगर पंचायत, नगर निगम होता है, बहुत तरीके की 7-8 तरीके की होती है, उसका भी एक अलग चैप्टर है। इस या फिर विलेज पे गांव में प्रधान होता है, उसको बोलते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। तो ये बेसिकली 3 लेवल पे 3 टियर्स में ऑर्गेनाइज्ड है अपने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का, कंट्री का गवर्नेंस स्ट्रक्चर। तो अच्छा, ये हमेशा से ऐसा नहीं था। इनिशियली क्या था कि ये 2 ही लेवल एग्जिस्ट किया करते थे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, जब 1950 में लागू किया गया। सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट होगी और स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट होगी, यही प्रोविजन डाले गए थे। फिर उसके बाद में ये 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए 1992 में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और अर्बन लोकल बॉडीज़ के प्रावधान को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर दिया गया, मतलब कि उसको संवैधानिक मान्यता प्राप्त कर दी गई। संविधान में ये प्रावधान लिख दिया गया, उससे पहले लिखा हुआ नहीं था।
एग्जिस्ट करते थे इंस्टीट्यूशंस, मतलब कि अर्बन लोकल बॉडीज़, नगर पंचायत वगैरह एग्जिस्ट करते थे। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, मतलब कि जो प्रधान का सिस्टम होता है वो भी एग्जिस्ट किया करता था, बस वो संवैधानिक रूप में उसको मान्यता नहीं थी उसके, वो रेगुलेटेड नहीं था, वो अपने आप ही एग्जिस्ट कर रहा था स्टेट के बेसिस, लॉज के बेसिस पे, बट वो कोई उसका स्ट्रक्चर्ड प्रॉपर तरीके से वो एग्जिस्ट नहीं करता था। फिर ये 73rd फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने उसको स्ट्रक्चर्ड तरीके से एक कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन देते हुए उसको क्रिएट किया, तब जाकर के 3 टियर स्ट्रक्चर बना, उससे पहले 2 टियर का था। दैट इज द 3 टियर गवर्नमेंट सिस्टम। अब आ जाते हैं हम सिंगल सिटीजनशिप पे। देखो सिंगल सिटीजनशिप क्या है कि पता ही है, इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिया में एक ही नागरिकता होती है, एक ही प्रकार की, मतलब कि भारत के ही आप नागरिक हैं। आप उत्तर प्रदेश के अलग से नागरिक हो, नहीं, आप ऐसा नहीं होता। देखो इसके कंट्रास्ट में आप यूएस का देख लीजिए तो बढ़िया समझ में आएगा। यूएस में क्या होता है कि आप मान लीजिए फ्लोरिडा है, आप फ्लोरिडा के भी सिटीजन होंगे। मान लीजिए फिर यूएसए के पूरे जो देश है, फेडरल कंट्री, उसके भी सिटीजन होंगे। आप मिशिगन के भी सिटीजन होंगे और यूएसए के भी सिटीजन होंगे। मतलब कि ये डुअल सिटीजनशिप हो गया, मतलब स्टेट के भी, राज्य के भी और देश के भी नागरिक होंगे आप। दैट इज द मीनिंग ऑफ डुअल सिटीजन। इसकी एक और एस्पेक्ट होती है कि आप यूएसए के भी सिटीजन हो, इसको अलग कर लो, यूएसए के भी सिटीजन होंगे आप, और किसी दूसरे देश के भी सिटीजन होंगे जहाँ पर डुअल सिटीजनशिप अलाउड होती है। तो दो डायमेंशंस की, एक स्टेट और सेंटर के कॉन्टेक्स्ट में और एक दो देशों के बीच में, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। फिर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या किया, ऐसा कुछ भी नहीं, आप दो देशों की नागरिकता, मतलब कि भारत के नागरिक हो सेम टाइम पे और दूसरे देश के भी नागरिक हो, ऐसा अलाउड नहीं है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। आपको सिर्फ भारत का ही नागरिक होना पड़ेगा। इट इज़ लाइक ए पॉजिटिव लवर कि आप हमारे ही हो सकते हैं, किसी और के नहीं हो सकते। सो दैट इज सिंगल सिटीजनशिप इन इंडिया। और इंडिया में ऐसा भी नहीं है कि आप एक स्टेट के आप नागरिक हो और फिर पूरे भारत के नागरिक हो, ऐसा नहीं हो सकता। ये हो सकता है कि आप इस स्टेट के रेसिडेंट हो, वहाँ पर डोमिसाइल्ड हो, ये वर्ड याद रखना, डोमिसाइल्ड हो। आप किसी स्टेट के डोमिसाइल हो सकते हैं, इंडिया के आप सिटीजन होंगे। डोमिसाइल का मतलब ये होता है कि आप किसी एक क्षेत्र में, बेसिकली किसी एक स्टेट में रहते हैं और आप वहीं पर रहना चाहते हैं आगे। दैट इज़ द मतलब बेसिकली रेसिडेंस है आपका, वहाँ पर घर है, वहाँ पर आप पढ़ाई की, आपने नौकरी करती है, आप शादी वहीं पर रहते हैं बेसिकली। तो वो स्टेट आपका डोमिसाइल हो गया। सिटीजन, लेकिन आप नागरिक के हैं। शब्द सिटीजन जब यूज होगा दैट विल बी ओनली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। अच्छा, ये क्यों किया गया? देखो जब संविधान बनाया गया उस टाइम पे ऑब्वियस सी बात है, सभी को पता है कि 1947 में देश का बंटवारा हो चुका था, धर्म के नाम पर हुआ था। फिर फ्रेटर्निटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी उस टाइम पे खतरे में थी भारत की। बहुत सारे क्षेत्र में लोग डिमांड कर रहे थे कि नहीं नहीं, हमको अलग स्टेट ही बनाना है, अलग अपना देश ही बनाना है। नॉर्थ ईस्ट में डिमांड थी और कुछ अलग अलग, जूनागढ़, हैदराबाद, आई मीन बहुत सारी जगहें थी, अलग अलग तरीके से डिमांड्स थी लोगों की। फिर लैंग्वेज के नाम पर भी बात आवाज़ उठ रही थी, अलग अलग प्रदेशों को बनाया जाए भाषा के नाम पर। 1953 में बना, अभी 56 में, वो मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, मतलब आपको अभी पढ़ चुका हूँ। फिर तो ये जो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी देश की है ना, वो खतरे में आ जाती। कैसे आ जाती? जो अगर आप मान लीजिए, ज्यूम कीजिए एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर देश जो है वो अभी यूनाइटेड नहीं है पूरी तरीके से, ठीक है। लोगों में इंस्टिंक्ट है कि वो अपना अलग अलग देश बनाएंगे, भाषा के नाम पर बनाएं, क्षेत्र के नाम पर बनाएं, लेकिन वो इंस्टिंक्ट है उन पर, उसकी बात चल रही है। अब उसी में ये कह दिया जाए कि आप नॉर्थ ईस्ट में फॉर एग्जांपल मणिपुर के भी नागरिक होंगे और इंडिया के भी नागरिक होंगे। फिर ये कह दिया जाए आप तमिलनाडु के भी नागरिक होंगे, आप इंडिया के भी नागरिक होंगे। तो इससे क्या होता है कि एक सेंस ऑफ डिफरेंट होने का सेंस क्रिएट होता है माइंड में, साइकोलॉजिकली। और फिर वो फ्यूल कर सकता है कि हम तो अब अलग देश की भावना को और ज़्यादा उजागर करेंगे, हम तो चाहेंगे कि हमारा अलग देश ही बना दिया जाए। तो ऐसा ना हो, ऐसी फीलिंग लोगों के दिमाग में ना है, उनको एक जैसा महसूस हो कि हम एक ही देश के नागरिक हैं। हम उत्तर प्रदेश के नागरिक नहीं, हम मणिपुर के नहीं हैं, हम तमिलनाडु के नहीं, वी आर ओनली इंडियन। ऐसी फीलिंग है लोगों में, इसलिए सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट रखा गया ताकि यूनिटी प्रमोट हो सके, भाईचारा बन सके लोगों में। भाई मतलब अपने देश के भाई हैं, अपने मतलब होता है ना कि मान लीजिए कोई आपके डिस्ट्रिक्ट का है, आपके स्टेट का है, आप बाहर जाते हैं तो आपको मिल जाता है, अच्छा अपने सेम अपने अपने भाई हैं, ठीक है, अपने डिस्ट्रिक्ट का ये बंदा। तो इस तरीके की भावना को प्रमोट करने के लिए सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्टेक्स्ट रखा गया। दैट इज़ द आइडिया है। फिर हम बात करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की। देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी का अलग चैप्टर है, उसमें डिटेल में जाएंगे, बट यहाँ हम देख लेते हैं छोटा सा। ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होता है बेसिकली कि जो कॉपरेशन के बेसिस पर समितियां चलती हैं, जो समिति, जो ग्रुप ऑफ लोगों का होता है, वो जो कॉपरेशन के बेसिस पर चलता है, उसको बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अगर यही कॉपरेशन एग्रीकल्चर की फील्ड में हो जाता है तो वो एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलते हैं, फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी बोल देते हैं उसको। मतलब कि किसान मिल करके फसल पैदा करेंगे, किसान जो है उसको एक साथ मिल करके बेचेंगे, या फिर किसान फर्टिलाइजर को एक साथ मिलकर खरीदेंगे, तो वो एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी हो जाएगी। इसी तरीके से जब, जैसे कि अमूल का एग्जाम्पल ले लीजिए,
अमूल क्या है कि जो बहुत सारे छोटे छोटे जो दूध बेचने वाले व्यापारी व्यापारी या फिर व्यक्ति होते हैं, वो क्या करते हैं, सब लोग, अब वो पहले क्या होता था, मतलब ऐसी सिचुएशन को इमेजिन कीजिए जिसमें कि कोई अमूल जैसी संस्था है ही नहीं। अब उससे पहले क्या होता कि ये छोटे छोटे जो व्यापारी हुआ करते थे, ये छोटे छोटे व्यापारी हैं, ठीक है, मतलब कि ये दूध लेकर के आते हैं, फिर ये एक बड़े व्यापारी को देते हैं, ये एक बड़ा व्यापारी सेठ है, ये एक सेठ है। अब ये क्या करेगा, अब ये मिडिल मैन हो गया, फिर ये सेठ जा करके जनता को बेचेगा, ये जनता हो गई, ये जनता हो गई, ये भी जनता है। अब ये जनता को बेचेगा जा करके, अब ये बीच में क्या करेगा, ये कमाएगा कमीशन। अब ये कमीशन धीरे धीरे ज़्यादा ले लेता है, मतलब कि ऐसी स्थिति को देखा गया कि ऑब्वियस सी बात है, हर इंसान अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है, तो ये कमीशन ज़्यादा लेगा तो इनको प्रॉफिट अल्टीमेटली कम हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसी स्थिति हो कि ये जो व्यक्ति है ये डायरेक्टली इसको दूध दे सके, इसको दे सके, इनको दे सके, तो ये मिडिल मैन का काम खत्म। मिडिल मैन का जब काम खत्म हो जाएगा तो इसको प्रॉफिट ज़्यादा मिल जाएगा। दैट इज़ द आइडिया, सिंपली यही आइडिया है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में बेसिकली क्या होता है कि दूध, अमूल का एग्जांपल लें तो दूध बेचने वाले लोग होते हैं, वो सब लोग मिल करके एक ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, ग्रुप बनाने के बाद में वो उस दूध को डायरेक्टली बेचेंगे पब्लिक तक। अब वो मिडिल मैन का काम खत्म, मिडिल मैन मतलब वो व्यक्ति हो सकता है, वो कंपनी हो सकती है बीच में आने वाली, अब वो बिचौलिए का काम खत्म। अमूल क्या है, लोगों का समूह है, वो लोगों के ही द्वारा बनाया गया। कौन लोग, जो उस फील्ड में बेचने वाले लोग हैं, दूध बेचने वाले जो लोग हैं, उनका वो ग्रुप है। ये हुआ एग्जाम्पल एक दूध बेचने वाले कोऑपरेटिव सोसाइटी का। यही एग्जाम्पल हो सकता है फाइनेंस की फील्ड में, मतलब कि पैसे के कॉन्टेक्स्ट में। जैसे कि मान लीजिए अभी क्या होता है कि आप बैंक में जाते हैं तो आप बैंक आपसे ज़्यादा चार्जेस लेता है। कोई एनबीएफसी में जाएँ आप, कोई ऐसी कंपनी से इधर उधर से लोन ले लेते हैं, वो भी आपसे 10 15 20% 30% चार्ज कर देते हैं इंटरेस्ट को। बट कोऑपरेटिव सोसाइटी, अब क्योंकि वो बिचौलिए हैं, उनको पैसा कमाना है। बैंक क्या है, फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी है, वो इकोनॉमिक्स में पढ़ना। तो बेसिकली, या फिर आप किसी दूसरे व्यक्ति के पास जाते हैं, गांव का कोई रसूखदार व्यक्ति हो, वो आपसे इंटरेस्ट ज़्यादा लेता है। बट फाइनेंशियल कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होगा कि वो कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने ग्रुप के बीच में, जो ग्रुप बनाया जाएगा उसमें एक दूसरे को लोन देंगे सस्ती ब्याज दरों पर, क्योंकि अब मिडिल मैन का कॉन्टेक्स्ट हट गया। अब ये फॉर एग्जांपल ये है, ये फाइनेंशियल क्रेडिट सोसाइटी है। अब इनमें से ये मान लीजिए आंटी जो हैं, अगर ये किसी मिडिल मैन के, मान लीजिए ये मिडिल मैन है, इस मिडिल मैन के पास जाएंगी तो ये ज़्यादा पैसा चार्ज करेगा। ठीक है, इंटरेस्ट ज़्यादा लेगा ये। अब जब ये ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा तो इनको नुकसान हो जाएगा, हो सकता है इनके पास इतना इंटरेस्ट देने की क्षमता ना हो, तो इनकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। बट अगर यही हो कि ये आंटी जो हैं, इन्होंने जो फाइनेंशियल कोऑपरेटिव सोसाइटी बना रखी है जिसका ये पार्ट है, अगर ये इसके पास जाती हैं, इनमें से ये लोग जो होंगे, क्योंकि ये भी इसी का पार्ट है, इनको भविष्य में ज़रूरत पड़ सकती है, तो ये इनको सस्ती ब्याज दर पे वही उतने अमाउंट का लोन दे देंगे, तो इनका फ़ायदा हो जाएगा। तो ये आइडिया हुआ फाइनेंशियल कोऑपरेटिव सोसाइटी का, ये यूज़ हुआ फाइनेंशियल कोऑपरेटिव सोसाइटी का। अब इसमें देखो कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे कि 1 पर्सन 1 वोट होगा, मतलब कि अगर इन्होंने इस पूरे ग्रुप में 10,000 रुपये जमा किए हैं, इन्होंने 3,000 जमा किए हैं, तो ऐसा नहीं कि इनकी वोटिंग पावर ज़्यादा हो जाएगी, उनकी कम हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। सभी सभी का वोट 1 होगा, सभी की वोट की वैल्यू 1 होगी। बट कंपनी में ऐसा नहीं होता। कंपनी में अगर आपने पढ़ा होगा, जितना जिसके पास शेयर होता है, जो जिस कंपनी का सबसे ज़्यादा शेयर होल्डर होता है, उसके पास वोटिंग पावर ज़्यादा होती है। वो फिलहाल और बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक्स हो जाएगा फिर। फिलहाल कोऑपरेटिव सोसाइटी का आइडिया आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसमें कोई भी मतलब एंट्री ले सकता है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है जो भी उस क्षेत्र का रहने वाला हो। प्रॉफिट शेयरिंग होती है इसमें, मतलब कि प्रॉफिट जो होता है वो सभी के बीच में, जो जितना पैसा उन्होंने दिया उसके हिसाब से शेयर होता है। मतलब कि अगर कोई किसान 2 लीटर दूध दे रहा है अमूल को, कोई किसान जो है 100 लीटर दे रहा है, तो उसके हिसाब से उसको प्रॉफिट मिलेगा, जाहिर सी बात है। अच्छा हाँ, ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में इनिशियली नहीं था, मतलब देश में एग्जिस्ट कर रहा था थोड़ा रूडिमेंट्री फॉर्म में, बट कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात नहीं लिखी हुई थी, उसको स्ट्रक्चर्ड तरीके से उसके रिगार्डिंग प्रोविजंस नहीं थे। फिर 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया 2011 में, उसमें आर्टिकल 19 टू बी प्रिसाइज 19(1)(a) ऐड कर दिया गया। अब इसमें क्या है कि अब आपका फंडामेंटल राइट बना दिया गया, ये मौलिक अधिकार बना दिया है कि आप कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं। राइट टू एसोसिएशन, यूनियन, ये फंडामेंटल राइट है, इसको आगे पढ़ेंगे। बेसिकली 19 में आपका ये राइट बना दिया गया। फिर डीपीएसपी, मतलब कि सरकार को ये निर्देश दिया गया कि 43B आर्टिकल के अंतर्गत सरकार को निर्देश है कि आप ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को प्रमोट करेंगे। फिर एक नया पार्ट ऐड कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब बहुत सारे पार्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें से 25 पार्ट्स हैं, उसमें से एक नया पार्ट ऐड कर दिया गया 9th B। तो दिस वॉज डन इन 2011, ये आपको याद रखना है। दिस इज PYQ एंड पॉसिबल नेक्स्ट क्वेश्चन इन एनी वन ऑफ द प्रीलिम्स। फिर ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी है। देखो ये भी मैं पहले आपको समझा ही चुका हूँ कि अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिनको कि ईजिली अमेंड कर सकती है सरकार। फॉर एग्जाम्पल सिंपल मेजोरिटी के साथ, सिंपल मेजोरिटी का मतलब ये होता है
कि मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड द वोटिंग, मतलब कि किसी दिन मान लीजिए पार्लियामेंट में कोई एक्स अमाउंट ऑफ सांसद आए, एक्स नहीं बोलता हूँ कि मान लीजिए 200 सांसद आए, तो 200 में से जो मेजोरिटी कितनी हो गई, 101 की हो गई। तो 101 सांसद जब हाँ कहेंगे तो वो सिंपल मेजोरिटी हो गई, ठीक है, उनको हाँ कह देंगे तो वो कानून पारित हो जाएगा, बन जाएगा। स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है, स्पेशल मेजोरिटी में मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब कि जो जितने सदस्य आए हैं, मतलब कि 200 में से 101 की मेजोरिटी तो जरूरत है, प्लस जो टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस है, 545 सांसद हैं, 543, उनकी भी मेजोरिटी चाहिए होगी, मतलब उनका 50% से थोड़ा सा एक कम से कम एक ज़्यादा होना चाहिए। सो दैट इज़ द केस ऑफ स्पेशल मेजोरिटी। इस टाइप्स ऑफ मेजोरिटी को मैं स्पेशल एक इसका अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं समझाऊंगा। स्पेशल मेजोरिटी भी तीन चार तरीके की होती है। सिंपल मेजोरिटी फिलहाल ये समझ लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन ब्लेंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी है, मतलब कुछ प्रोविजंस को इजीली सरकार अमेंड कर सकती है सिंपल मेजोरिटी के साथ में, कुछ को जो है वो स्पेशल मेजोरिटी के कॉन्टेक्स्ट में मतलब के हिसाब से मतलब कि चेंज कर सकती है, अमेंड कर सकती है। कुछ स्पेशल मेजोरिटी में कभी कभी स्टेट्स का भी जो है मेजोरिटी लेनी पड़ती है, जैसे कि जीएसटी के केस में हुआ था, वो मैं आगे आपको समझाऊंगा, वरना खिचड़ हो जाएगी। यहाँ पर आइडिया सिर्फ इतना है कि कुछ प्रोविजंस को इजीली अमेंड किया जा सकता है, कुछ को नहीं किया जा सकता, दैट्स द आइडिया। फिर द लास्ट प्रोविजन इज फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट थे, 8 शेड्यूल थे, लेकिन उसके बाद में ये और लंबा कर दिया गया, इसको लंबे को लंबा कर दिया गया, 470 आर्टिकल्स अभी हैं एज पर द लक्ष्मीकांत बुक 7th एडिशन, और 25 पार्ट्स हैं, 12 शेड्यूल, ये तो सभी को पता है, ठीक है, इसमें कोई नई बात नहीं है, ये तो पता ही है। फिर ये देखिए रीज़न समझ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, ये मेंस में कहीं पर काम आ सकता है, कि ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं, मतलब कि जो अपना देश है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत ज़्यादा एक्सपांस है, उसमें बहुत ज़्यादा ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है, लोगों के बीच में डाइवर्सिटी है, उन ज्योग्राफीज़ में डाइवर्सिटी है, उन सभी को एकोमोडेट करने के लिए, उन सभी के जो सेंसिटिविटीज़ हैं उनको ध्यान में रखते हुए प्रोविजंस बनाए गए। किसी को स्पेशल स्टेटस देना है, किसी को जो है वो अलग तरीके से ट्रीट करना है, फॉर एग्जांपल जम्मू एंड कश्मीर था, या फिर ये विदर्भ का जो एरिया है, विजयवाड़ा हैदराबाद का रीजन है, इन सभी वल्नरेबिलिटीज़ को, इन सभी स्पेशल सेंसिटिविटीज़ को ध्यान में रखते हुए उसके रिगार्डिंग जब प्रोविज़न बनाए जाएंगे, जाहिर सी बात है उसमें ज़्यादा लिखना पड़ेगा। इसलिए भी एक कारण है कि ज्योग्राफिकल फैक्टर्स की वजह से अपना कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा सा लंबा हो गया। दूसरा हिस्टोरिकल फैक्टर्स, देखो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट साइड किया जाता है इसमें, कि वो एक्ट ऑलरेडी खुद से लंबा था। अब लगभग 50% जो कॉन्स्टिट्यूशन अपना है उसका स्ट्रक्चर रिजेंबल करता है 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से, तो जाहिर सी बात है जब उससे मिलता जुलता ही, मतलब एग्जैक्टली वही नहीं है, मिलता जुलता है लगभग 50%, तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशन लंबा होगा। ये हिस्टोरिकल फैक्टर्स में हो गया। फिर तीसरी चीज़ आप ये देख लीजिए कि एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे देश के लिए, मतलब कि स्टेट्स भी वही कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करते हैं, अपन स्टेट्स में रहने वाले लोग, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी वही कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करती है। ऐसा नहीं कि सेंटर के लिए अलग से कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट्स, जैसे कि यूएस में है, यूएस का स्टेट्स का कॉन्स्टिट्यूशन अलग है और सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन अलग है। इसलिए अब जाहिर सी बात है, अब अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता तो छोटा होता, अब एक ही में सब लिखे तो बुक बड़ी हो गई। फिर लीगल लिमिनरीज का होना, मतलब कि जो सरदार पटेल जी थे, नेहरू जी थे, या फिर राजेंद्र प्रसाद जो अध्यक्ष थे उसके कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, सब लीगल लिमिनरीज थे। इसके अलावा बहुत सारे थे, ए के अय्यर, के एम मुंशी, बहुत सारे लोग, उसको भी पढ़ेंगे आगे। ये सब लोग लीगल लिमिनरीज थे, मतलब कि अपनी फील्ड लॉ के महारथी थे। अब ये जब वकील जब बैठ जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन लिखने को, तो वो सारे प्रोविजंस को लिखा, इफ दिस देन दैट एंड दैट, मतलब वो खींच देगा लंबा, तो इस वजह से भी कॉन्स्टिट्यूशन लंबा हो गया। फिर डिटेल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस लिखे हुए हैं अपने देश में, कैसे गवर्न होगा, राष्ट्रपति शासन कैसे लगाया जाएगा, उसका पूरा प्रोसीजर क्या होगा, बिल कैसे पास होगा, किस तरीके से जो वो गवर्नमेंट फॉर्म की जाएगी, ये सारे प्रोविजन की डिटेल्स लिखी हुई है। जनरली कॉन्स्टिट्यूशन में, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन में, खास करके यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली डिटेल्ड प्रोविजंस नहीं लिखे होते कि हर चीज़ के बारे में लिखा हो, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। तो इस वजह से अपना कॉन्स्टिट्यूशन जब सारे प्रोविजन लिख दिए जाएंगे तो वो डिटेल्ड लंबा हो जाएगा, इसलिए लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है अपने देश का। तो ये थे सारे साइलेंट फीचर्स पार्ट 2। इसके वीडियो में हम अगला टॉपिक लेकर के आएंगे, तब तक के लिए आप एंजॉय कीजिए, एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल।